कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा। 4 साल से हम लोग एक यात्रा पे निकले थे, अपने भाई बहनों के दर्द, पीड़ा, संघर्ष, त्याग, इसको विश्व के सामने लाना चाहते थे। किस तरह से हमारे कश्मीरी भाइयों ने, बहनों ने भारत की जो महान मूल्य वैल्यूज है, जो हमारी, कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी किसी को गाली नहीं दी, और अपने बच्चों को लगातार जो सरस्वती देवी है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो 2 वीडियो आप लोगों ने देखी है, इन्होंने पूरे दिन जो है काफी बड़ी कंट्रोवर्सी की कल, जिसकी वजह से पूरे दिन जो है न्यूज में यही 2 चीजें छाई रही। पहली वीडियो जो थी, इसमें अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बेसिकली असेंबली के अंदर में, जो दिल्ली की असेंबली है, वहां पर इस मूवी के ऊपर काफी ज्यादा टिप्पणी की, जिसकी वजह से इनकी जो टिप्पणी है वो कई सारे लोगों को जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से गुस्से में कर गई। और ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वीडियो अपलोड की गई है ये 24 मार्च, और यहाँ पर ये लगभग मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि 4:45 बजे करीब लगभग, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे अगले ही दिन यहाँ पर ये 25 मार्च, और यहाँ पर लगभग 2:30 बजे करीब ये बेसिकली अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट क्या था बेसिकली, अब की बार जो है यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ रही थी, तो उसका एक तरीके से बोला जा रहा है कि रिप्लाई दिया गया है। हालांकि रिप्लाई अलग, पर लेकिन ऐसी चीजों की अगर जरूरत के बारे में हो या नहीं हो वो हम लोग बात करेंगे कि जिनोसाइड, एक तरीके से जिनोसाइड म्यूजियम बनाया जा रहा है। जिनोसाइड क्या होता है, इसको बोलते हैं नरसंहार, यानी कि जब बहुत सारे लोगों को एक तरीके से मार डालना, तो ये जिनोसाइड की कैटेगरी में आता है, तो नरसंहार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनके द्वारा यहाँ पर जमीन दी जा रही है यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री को, कि वो एक म्यूजियम बनाए यहाँ पर, कि जो भी हिंदूज हैं उनके ऊपर जहां पर भी जो भी यहाँ पर एक तरीके से अत्याचार हुए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर अभी जो मेन मुद्दा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि जिनोसाइड के बारे में बात की गई। एक तो यहाँ पर ठीक है कि यहाँ पर ये जिनोसाइड था, या फिर जो भी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली, तो क्या इसके लिए कोई म्यूजियम बनवाना चाहिए, और दूसरा टैक्स फ्री वाला मुद्दा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि म्यूजियम बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, वो आप लोग बताइए, तब तक मैं आप लोगों को टैक्स फ्री वाला मुद्दा समझाता हूं, और फिर जैसे टैक्स फ्री वाला मुद्दा पूरा हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये वाला मुद्दा भी समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। अभी कई सारे राज्य जो है उनके द्वारा इस मूवी को टैक्स फ्री किए गए हैं। ये जो सारी बातें हैं ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई भी थी, पर लेकिन कई सारे बच्चे जो हैं वो शाम को जो वीडियो आती है वो वाली नहीं देखते हैं, तो मुझे लगा इस टॉपिक को एक बार और आप लोगों को बता दूं ताकि माइंड में क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में हो गई है, तो क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर भी और जीएस पेपर 1 के अंदर भी। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। अब आप लोगों के बोलोगे कैसे, तो सारी बातें यहां पर समझेंगे एक एक कर। अगर बात की जाए यहाँ पर तो हिस्ट्री के अंदर जो पोर्शन आता है बेसिकली, तो आप लोग उठाकर देखोगे यहाँ पर इन सब मुद्दों के बारे में, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। कि पास्ट में भी यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे बेसिकली म्यूजियम बनाए हैं, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा, वॉर मेमोरियल हमारे द्वारा बनवाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक अलग मुद्दा है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये मूवी जो है ये हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई सारे एरिया में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो यहां पर जब ये मूवी टैक्स फ्री की गई, तो मुद्दा यहां पर ये आ गया, क्या मूवी को टैक्स फ्री करना कोई पर्टिकुलर रूल के तहत आता है, कौन यहां पर मूवी को टैक्स फ्री करता है, कौन सी मूवी जो होती है वो टैक्स फ्री होती है, और क्या मूवी टैक्स फ्री करने का डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेती है या फिर उनको कोई फोर्स करता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहां पर सामने निकल कर आए। तो जैसे यहां पर ये बोला गया कि मूवी को टैक्स फ्री करो, तो इसके चलते बहुत सारे इशू देखने को मिले। ये जो मूवी है ये मूवी डायरेक्ट की गई है विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के मेंबर भी हैं। ये वही एक तरीके का बोर्ड है जिसको हम लोग सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, और हमारे देश में अगर किसी भी मूवी को सर्टिफिकेशन देना होता है तो ये वाला बोर्ड काम करता है। तो ये बोर्ड आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, हमारे देश में कोई भी मूवी अगर हॉल के अंदर चलेगी तो इसकी आंखों के सामने से गुजर कर आएगी, इसकी आंखों से बच नहीं सकती अगर मूवी चलेगी तो। ये मध्य प्रदेश से निकल कर आते हैं, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर अभी बेसिकली बात की गई है कि यहाँ पर ये वॉर बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से म्यूजियम बनाया जाएगा। अनुपम खेर साहब भी हैं इस मूवी में। तो टैक्स फ्री करने की जब बात यहाँ पर की गई तो उसके बारे में बात करूंगा कि क्या कोई क्राइटेरिया होता है। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है आज तक,
कि यहाँ पर इस मूवी को टैक्स फ्री कर दो और इस मूवी को टैक्स फ्री न करो। तो फिर होता कैसे है यहाँ पर, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए जब भी कोई आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में सामान बेचा जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग मूवी देखने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं आप लोग, ठीक है। आज की डेट में कोई भी सामान मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो हर एक सामान पर आप लोग टैक्स पे करते हैं, और ये जो टैक्स आप लोग पे करते हैं ये होता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में इनडायरेक्ट टैक्स भी आप लोग इसको कई बार बोल देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप लोग खुद जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट बन रहा है आप लोगों से टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा एक पूरे सिस्टम के थ्रू यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से टैक्स आप लोग इनडायरेक्ट वे में पे कर रहे हैं। आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स होता है, गवर्नमेंट को जाकर आप लोग दे देते हो। जैसे ये जीएसटी लगता है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर 12% जीएसटी है यानी कि इसका मतलब ये कि वो टिकट जो है 100 रुपए से नीचे का है, पर लेकिन अगर 18% जीएसटी है तो इसका मतलब है कि वो टिकट जो है वो 100 रुपए से ऊपर का है। और मैक्सिमम अगर सिटी में आप लोग कहीं मूवी देखोगे तो शायद ही मुझे लगेगा कि किसी भी मूवी का जो भाव होगा वो 100 रुपए से नीचे होगा, यानी कि मैक्सिमम मूवी जो है वो 100 रुपए से ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये जो यहाँ पर ये 12 रुपए या फिर 100 रुपए जा रहे हैं इनको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड कैसे किया जाएगा, डिवाइड ऐसे किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग और स्टेट गवर्नमेंट का अलग, यानी कि दो तरीके से डिवाइड करते हैं। कभी आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे और बिल लेना उससे, तो बिल में आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा, एक जगह लिखा होगा SGST यानी कि स्टेट का जीएसटी और दूसरी जगह लिखा होगा CGST यानी कि सेंटर का जीएसटी। कोई भी प्रोडक्ट का अगर बिल मांगोगे तो दोनों अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर अभी बात की जा रही है राज्य अपना टैक्स वेव कर रहे हैं यानी कि अपना टैक्स हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा SGST यहां पर हटाया जा रहा है इनके ऊपर से, ना कि CGST हटाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सेंट्रल का टैक्स फिर भी लगेगा यहाँ पर, स्टेट का टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लेती रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना छूट दे रही है कि मैं अपना टैक्स नहीं लूंगी, इसलिए अलग अलग राज्य में इसको टैक्स फ्री किया गया। तो इसका मतलब है कि जितने भी राज्य हैं ये टैक्स नहीं लेंगे इसके ऊपर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हिस्से का टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता रहेगा। मतलब यहां पर ये अगर 100 रुपए से नीचे का टिकट है तो मैंने बोला उस पर 12 रुपए टैक्स लगेगा, तो 12% टैक्स लगेगा, तो 12% में से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 6% जो है वो यहां पर बेसिकली किसके खाते में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 6% किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट का खत्म हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का रह गया। यानी कि अगर टैक्स फ्री कर दी गई है तो जो 6% वाला टैक्स है वो सेंटर के खाते में जाएगा, और यहां पर 18 लग रहा था तो 18 का आधा 9 यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का हो गया खत्म, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बच गया 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तो यही बात सेम जो है वो दिल्ली को बोली गई कि टैक्स फ्री कर दो, तो दिल्ली ने यहां पर इसको टैक्स फ्री करने से जो है वो मना कर दिया, और ये बोला कि अगर इतनी ही टैक्स फ्री करनी है तो इसको यूट्यूब पर उठाकर डाल दो, सबके लिए देखी जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी, सब देखेंगे आराम से, किसी को कोई टैक्स ही नहीं देना है। तो ये मुद्दा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर किस क्राइटेरिया के बेस पर यहाँ पर इसको बोला जाता है कि मूवी को टैक्स फ्री करना है, क्या कोई प्रॉपर क्राइटेरिया है इसको कि ये मूवी जो है वो टैक्स फ्री कर देना चाहिए? ऐसे देखिए पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, ठीक है। नॉर्मली गवर्नमेंट क्या होती है, किसी मूवी को अगर लगता है कि पब्लिक के लिए अच्छी मूवी है, कई बार देशभक्ति की मूवी हो जाती है, कई और मौके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे मिल्खा सिंह मूवी थी तो उसको टैक्स फ्री कर दिया। क्यों? क्योंकि मिल्खा जी ने खुद अपने आप 1 रुपया लिया था अपनी स्क्रिप्ट देने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में अगर बात करें तो उनके द्वारा लाखों रुपए कमाए गए हैं। एक्जैक्टली मुझे आंकड़ा याद नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा वो उस टाइम पर न्यूज में भी थी कि मिल्खा सिंह और धोनी सिंह में कंपेयर किया जा रहा था कि एक तरीके से उनके द्वारा 1 रुपए में अपनी स्क्रिप्ट बेच दी और यहाँ पर धोनी जो है पैसे कमा गया वहां पर। तो ये बातें थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ह्यूज डिफरेंस पड़ जाता है, आप लोग अगर बात करोगे तो ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं टिकट में, हालांकि कि बहुत ऊपर नीचे टिकट हो गया है, बस वही है एक तरीके से कि एक सेरेमनी टाइप में हो जाता है कि हाँ टैक्स फ्री कर दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और एक और छोटा सा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा गया था, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पर ये अभी न्यूज में इसलिए भी आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री इसके मेंबर है। तो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, आप लोगों को ये बताना है आज की डेट में इसके हेड कौन है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। हमारे देश में यहाँ पर इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नॉर्मल भाषा में इसको सेंसर बोर्ड भी बोला करते थे 1952 के हेरफेर में। रीजन क्या था? रीजन ये था कि कई सारी मूवी को सेंसर कर देता था, यानी कि रोक देता था, उसको चलने नहीं देता था, तो सेंसर बोर्ड बेसिकली इसको बोलने लगे। पर लेकिन नॉर्मल नाम है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते क्वेश्चन भी बन सकता है।
ये बेसिकली हमारी कंट्री में कोई भी अगर फिल्म आ रही है, कोई टीवी सीरियल या टीवी कमर्शियल सीरीज, कोई भी इस तरीके की मटेरियल आ रहा है, तो यहाँ पर इनके थ्रू बेसिकली रिव्यू किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। यानी कि प्रॉपर वे में चीजों को रिव्यू किया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीजें होगी जो कि हमारे समाज पर गलत प्रभाव डालेगी, तो उसको बेसिकली रोका जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना, वो मूवी है अल्लू की, उसमें बोलता है कि इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन सी है उसमें, जब पंडित रहता है, मूवी का नाम क्या है, मूवी ना मुझे याद नहीं आ रही, मूवी बताइए कौन सी है। तो वो वाला सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब ही अगर आप लोग बात करें, हमारे देश में लगभग 1250 के करीब मूवीज जो है, फिल्म जो है, वो हमारे देश में हर साल प्रोड्यूस की जाती हैं, और लगभग 15 मिलियन लोग जो है इनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई सिनेमा में जाकर, कोई ऑनलाइन, या फिर कोई अलग मीडियम से कोई सीडी लाकर देखता है। और जो व्यापार इनके द्वारा किया जाता है, तो काफी ह्यूज व्यापार यहाँ पर किया जाता है। अभी अगर मैं बात करूं 2017 का, तो यहां पर 22 बिलियन के करीब था, और 2020 में यहां पर ये 31 बिलियन के करीब है यहां पर। हालांकि फिर आगे कोविड-19 लग गया, वो एक अलग बात है, और आगे ये आंकड़ा और आप लोगों को बढ़ता हुआ जो है वो नजर आने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है कि ये किस किस को सर्टिफिकेट देता है, जो यहां पर CBFC है। तो याद रखिएगा, बोला गया है ए फिल्म, अगर कोई बात करें फॉरेन फिल्म है जो कि इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, तो ये बोलता है कि नोट नीड यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर बात करें कोई डब मूवी है ऑलरेडी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी यहां पर जरूरत नहीं है। तीसरा बोला गया S कैटेगरी, इसको स्पेशलाइज्ड कैटेगरी बोलते हैं। तो इसके लिए बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड रहती है, जैसे डॉक्टरों के लिए कोई मूवी बनाई साइंटिस्ट के लिए, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड रहती है। तो इसके लिए भी यहां पर बेसिकली सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 2 ओनली, और डी में बोला गया 1 3 ओनली। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर अभी आप लोग दे पाओगे। अभी एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। सर्टिफिकेशन जो इशू है यहाँ पर, वो हर एक मूवी के लिए नॉर्मली जाता है, चाहे वो फॉरेन मूवी हो, चाहे वो डब्ड मूवी है। ठीक है, यहाँ पर एज वेल एज कोई वीडियो है यहाँ पर, तो अगर डब्ड की जा रही है तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेशन जाएगा, अगर यहाँ पर इस तरीके से बेसिकली आ रही है यहाँ पर पब्लिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को लेना नहीं है, पर जनरली क्या रहता है कि जो डब्ड मूवी है उनके लिए सेपरेटली इशू नहीं किया जाता है कि हाँ ठीक है एक बार इशू कर दिया, फिर कोशिश करते हैं कि क्योंकि जब एक बार इशू कर दिया तो ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि इशू ही नहीं करेंगे। फॉरेन मूवीज के लिए अगर कोई मूवी आ रही है तो उसके लिए इशू किया ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया डज नॉट, तो ये अगर आप लोगों को पता है कि ये स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पर कि हर के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा, तो सीधा सीधा आप लोग क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। ठीक है, कुछ ज्यादा माथापिच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर दूरदर्शन के ऊपर जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनको यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यहाँ पर अपना बेसिकली यहाँ पर ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इनका अलग प्रोविजन होता है, ये अपने हिसाब से काम करता है, अपना खुद का सिस्टम होता है इनको चीजों को रिकॉग्नाइज करने का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर हमारी कंट्री में फिल्म जो कल्चर का जो फिल्म वगैरह है, ये सारे एक कल्चर की कैटेगरी में आएंगे, आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और एक बॉडी के बारे में बता दिया आप लोगों को, और क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो कोई भी मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, कंट्रोवर्सी भी था, तो आप लोगों से तो पूछेगा नहीं कोई यहाँ पर की मूवी की कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या बोल दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं बैकग्राउंड में जाकर। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात इससे पहले मैं भूल जाऊं यहाँ पर, यार देखो आज ना सैटरडे है, और सैटरडे को मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ, यानी कि ऐसे लिखने के लिए। तो ऐसे जो है वो आप लोगों को पोस्ट कर दिया जाता है रेगुलरली 2 जगह। एक तो आप लोग यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर चैनल है जो कि वीर तालियान ऑफिशियल के नाम से, यहाँ पर जहाँ पर मैं रेगुलरली आप लोगों को क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो निबंध भी यहीं पर पोस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे आंसर लिखते हैं, तो आप लोग भी रेगुलर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सरसाइज होती है, रेगुलर कई सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर अच्छे आंसर पोस्ट करते हैं, तो आप लोग भी एक दूसरे का आंसर देख सकते हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पीडीएफ सारी आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाती है। और इसी के अलावा ESLV पीडीएफ है, यहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर नोट्स वगैरह और डेली कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मैं देता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपना जो सीसेट वाला पोर्शन है वो भी साथ साथ में यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आज के जो एडिटोरियल हैं काफी शानदार रहने वाले हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी एक कोटेशन है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों की जिंदगी में एक प्रोडक्टिविटी लेकर आएगी। बोला गया यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल जो है उसे कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई है। तो अगर आप लोगों से लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में भी लिखने के लिए कुछ आ जाता है यहाँ पर एग्जाम के अंदर में, तो वहां पर भी आप लोग ये कोटेशन यूज कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा निबंध वगैरह आ जाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है लीडरशिप की क्वालिटी के ऊपर,
तो यहाँ पर अगर अपनी गलतियों से सीखना है उसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो मनुष्य को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं। तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई अगर डाउट हो इसको लेकर तो जरूर बताएगा, उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। कुछ आर्टिकल है छोटी छोटी जिनको हम लोग न्यूज एनालिसिस के अंदर में कवर करेंगे, जैसे कि इंडिया के अंदर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक अनप्रेडिक्टेबल विजिट जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। किसी ने इनको यहाँ पर रिसीव नहीं किया, वो सब जो सेरेमनी वगैरह होती है कुछ देखने को नहीं मिले। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर बीरभूम के अंदर अभी कुछ लोगों को जिंदा जला दिया, समझ रहे हैं आप लोग, बच्चे भी, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि जो वेस्ट बंगाल है वो अपने आप को सीबीआई के दायरे से बाहर निकाल चुका है। तो फिर सीबीआई कैसे अंदर एंट्री कर सकती है इस केस में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बातें करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में नजर डालेंगे, क्योंकि आज है सैटरडे और ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर यही बेसिकली छपा हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। आज के एडिटोरियल यार काफी उम्दा है, बहुत ही शानदार एडिटोरियल है आज के, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। ये बात करेंगे यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट के बारे में। अभी रिसेंटली आप लोगों को हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट देखने को मिला काफी अच्छा। तो यहाँ पर FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और रूबल और रुपी के ट्रेड के बारे में बात की जा रही है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, इवन आप लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। ओके, इस्लामोफोबिया के बारे में बात की जा रही है। फोबिया होता है एक तरीके का डर, और वो हो गया इस्लाम के नाम पर यानी कि धर्म के नाम पर। अभी यहाँ पर एक डे आया है 15 मार्च को, पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, और इंडिया का क्या इसके ऊपर मुद्दा है, और चाइना को कैसे यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट यूपीएससी के अंदर जो आप लोगों का पेपर है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का सिलेबस का पार्ट बेसिकली देखा जाता है, ठीक है। अभी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट लेकर आया गया। ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे हमारा संविधान होता है, संविधान के अंदर में हम लोग ड्राफ्ट लेके आए थे भीमराव अंबेडकर जी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से जब तक प्रिंट नहीं किया जाए तब तक एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको एक फाइनल टच देना बाकी हो, और उसको फिर एक तरीके से प्रॉपर वे में तैयार कर देना। तो ड्राफ्ट होता है, जनता से पूछ लेना पहले, बताओ यार क्या चेंज करवाना है इसमें, ठीक है। जैसे मैं कई बार पूछ लेता हूं कि आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इनके एक सबमिशन से पहले कुछ ऐसी एक आप लोग बोल सकते हैं एक पब्लिक के सामने चीजों को रख देना, तो वो ड्राफ्ट फॉर्म में रहता है जब तक उसमें एडिट कर सके कुछ, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सके उसके अंदर में। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये ऐसे ही न्यूज में आ गया मजे मजे में। रीजन क्या है, रीजन ये कि अभी धोनी साहब जो है उन्होंने बोला है आईपीएल के अंदर में कि वो अपनी जो टीम है उसकी कैप्टनसी यहाँ पर छोड़ने वाले हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। आईपीएल देखिए हमारी कंट्री में, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा उठाकर देखेंगे ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आप लोग को आईपीएल। रीजन क्या है, रीजन ये है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, और 2008 में इसका पहला संस्करण आया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, देश में इलेक्शन हुए 2019 में, 2014 में, और सॉरी 2009 में, 2014 में और 2019 में, 3 साल देश के अंदर इलेक्शन हुए। भाई साहब आईपीएल नहीं रुका, ठीक है। कोविड-19 के लिए बड़े बड़े इवेंट जो हैं वो इधर उधर हो गए, पर भाई साहब आईपीएल नहीं रुका, आईपीएल लगातार चलता रहा। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी इसका 15वां संस्करण आप लोग देख रहे हैं आईपीएल का। 14वां जो संस्करण था यहाँ पर वो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया था। यहाँ पर अगर पूछे सबसे ज्यादा कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस जीती है, दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग जीती है। 5 टाइटल अकेले मुंबई, और 4 टाइटल यहाँ पर ये होगी बेसिकली चेन्नई सुपर किंग। शाहरुख खान जो है बेसिकली इनकी टीम यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर, ये 2 अब तक यहाँ पर जीत चुकी है, और 1 जीती है यहाँ पर डेक्कन चार्जर। तो टोटल मिलाकर ये आप लोगों के सामने है जो जिसके द्वारा यहाँ पर अभी जीता गया है। तो ये बोला गया कि लगभग 1.5 दशक यहाँ पर हो चुका है, यानी कि जब से आईपीएल चल रहा है, पर एक बार भी यहाँ पर ये नहीं रुका है। तो अभी यहाँ पर इसका एक हल्का सा एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, तो इसके बारे में मोटा मोटा आप लोग याद रखिएगा। अभी अगर इसके बारे में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग, जैसे मैंने बोला अभी रिसेंट चैंपियन यहाँ पर मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा जीत चुकी है। विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन है, और लसित मलिंगा ने सबसे ज्यादा विकेट यहाँ पर लिए हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि अगर आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में याद रखिएगा। टोटल 10 टीम अभी हो चुकी हैं। 10 में से आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है आप लोग ये बताइए, और फेवरेट प्लेयर कौन सा है। हो सकता है वो इंडियन हो या फिर बाहर वाला हो, तो शर्माना मत, किसी का भी नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसमें कंट्री के दायरे मत बांधा करो, क्योंकि एक प्लेयर जो होता है वो उसकी क्वालिटी होती है।
जैसे नहीं एक पर्टिकुलर पर्सन है तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, तो उसको देखो कि वो खेल कितना शानदार रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी कंट्री का तो फेवरेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था यहाँ पर, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में, तो बस छूटना नहीं चाहिए यार कुछ, ठीक है। बेसिक मुद्दा मेरा ये रहता है कि जो भी पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि एग्जाम में कुछ न छूट जाए, ओके। अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया था 2 दिन पहले कि हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब होता है जो हम लोग बाहर सामान बेचते हैं, वो बढ़कर यहाँ पर 400 बिलियन हो चुका है। और इंपोर्ट जो है, जो हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रोथ डेवलपमेंट, पॉलिसी इंटरवेंशन, ये सारी चीजें हैं जहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। अब बात क्या की जा रही है, मैं एक एक कर आप लोगों को पॉइंट समझा देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में सारे पॉइंट जो है वो क्लियर रहे। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सारे काम की करता धरता होती है, उसके द्वारा अभी खूब बैंड बाजा बजाकर ये बोला गया कि 400 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो भाई साहब अच्छा अचीवमेंट है, बैंड बाजा बजाना बजता भी है, यानी कि अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो खूब उसका प्रचार करो। तो यही इनके द्वारा किया गया। तो 21 मार्च को बोला गया 400 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये काफी अच्छा एक तरीके से यहाँ पर चेयर करने वाला मूवमेंट था, शानदार तरीके से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक सदमे से निकलकर हम लोग आए, जिस सदमे का नाम था कोविड-19। तो उस सदमे से निकलकर हम लोग बाहर आए, तो यहाँ पर इस तरीके का सेलिब्रेशन बनता भी है। सबसे ज्यादा जो चीजें एक्सपोर्ट देखने को मिली, इंजीनियरिंग गुड, जो भी सामान था यहाँ पर ये, उसमें 50% का इजाफा आप लोगों को नजर आया। और रेडीमेड गारमेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली शादी विवाह में कि मेरे तो रेडीमेड कपड़े दे देना। रेडीमेड कपड़े क्या देने हैं, मुझे पैसे दे देना, रेडीमेड कपड़े में अपना आप बनवा लूंगा, ठीक है। नॉर्मली सुना होगा कि नहीं आप लोग मत लाना, वो मुझे फिट नहीं आएंगे, ठीक है। तो रेडीमेड मतलब बने बनाए कपड़े। तो हमारा देश काफी अच्छा काम कर रहा है इसमें, 30% का इजाफा इसमें देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया वो है यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ये सारा डेटा दिया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है बताइए जरा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसमें लगभग यहाँ पर 150 का इजाफा देखने को मिला, जबकि तेल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा था। आप लोग बोलोगे बढ़ भी रहा था प्राइस और फिर भी इतना हुआ, ये कैसे हो गया? तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। याद होगा ये मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। इसमें यहां पर मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी कि हमारी कंट्री जो है वो बाहर से 85% तेल खरीद कर लेकर आती है। और जो 85% तेल खरीदती है उनमें सबसे ज्यादा इराक, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चौथे नंबर पर है यूएसए। तो मैंने आप लोगों को बताया था इराक, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पर यूएई। तो ऐसे इनको याद रख लेना, वी, यानी कि यहां से हम लोग सारा तेल खरीद कर लेकर आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन बन सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बहुत ज्यादा न्यूज में अभी। तो यूएसए चौथे नंबर पर है जिससे हम लोग सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं। अब हम लोग जो तेल खरीद कर लेकर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल जो खरीद कर लेकर आते हैं अपने देश के अंदर में, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको घर पे लाकर अपने देश के अंदर लाकर इसको हम लोग रिफाइन करते हैं। जब इसको रिफाइन करते हैं, इसमें से कहीं आप लोगों को मिट्टी का तेल निकलेगा, कहीं डीजल निकलेगा, कहीं पेट्रोल निकलेगा, कहीं आप लोगों को जेट फ्यूल निकलेगा, कहीं इसमें से ग्लिसरीन निकलेगा, कहीं गैसोलाइन, कहीं एलपीजी गैस। तो ये सारी चीजें इसके अंदर से निकलती है एक ड्राम के अंदर से। ये जो ड्राम होता है ये बेसिकली ऐसा होता है जिसमें बहुत ही काला सा एक थिक पदार्थ, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली तारकोल देखा होगा, उस तरीका यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो डब्बा आप लोगों के सामने रखा हुआ है इसको हम लोग बैरल बोलते हैं। बैरल बोलते हैं, एक तरीके मग बोल देते हैं, तो इसका नाम बैरल रखा हुआ है। तो एक बैरल के अंदर में टोटल 42 गैलन होते हैं और एक गैलन के अंदर टोटल मिलाकर 1.785 लीटर होते हैं। तो मैंने बताया था एक बैरल के अंदर ये 158.97 लीटर होते हैं, या फिर आप लोग इसको 15 यहां पर बेसिकली 9 भी बोल सकते हो। तो ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि आगे चलकर अभी फिलहाल आप लोगों से बैरल के बारे में पूछा गया था लीटर में, आगे गैलन में पूछ लेंगे, तो गैलन में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पर लेकिन मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, अब वो टॉपिक आप लोग समझिए। जितना ज्यादा हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग कच्चा तेल खरीदेंगे, अब उतने ही सारे प्रोडक्ट हम लोग यहां पर निकाल पाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ गया, यानी कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया, कच्चा तेल महंगा हो गया, तो यहां पर ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये भी महंगे हो जाएंगे। और क्रूड ऑयल जो कंट्री जितना ज्यादा खरीदती है उतना ही ज्यादा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचती है, क्योंकि इसी में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जो कंट्री जितना ज्यादा गेहूं का उत्पादन करेगी उतना ही ज्यादा गेहूं के बने हुए जो ब्रेड होते हैं वो उनको बेच पाएगी, ठीक है। जितना ज्यादा कोई कंट्री जो है अपने देश के अंदर में टमाटर उगाएगी उतना ही ज्यादा टमाटो सॉस जो है वो बेच पाएगी। तो ऐसे ही यहां पर हमारी कंट्री में 150% का इजाफा हुआ इसके अंदर में। क्यों? क्योंकि 80 से 85% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमारा खुद का देश जो है जब इतना खरीदेगा क्रूड ऑयल तो महंगा खरीदेगा, फिर महंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिकेगा,
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा महंगे यहाँ पर बेच पाए। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम से बन चुके हैं, आगे भी बन जाएंगे, कहां से कितना खरीद रहे हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 60% हम लोग अकेला जो खरीद कर लेकर आते हैं वो खरीद कर लेकर आते हैं, जैसे कि ये आप लोगों को मिडिल ईस्ट कंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, काफी लार्ज स्केल पर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये ऐसी सिचुएशन है बिल्कुल जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कई बार कि यार हमारा एग्जाम जो है वो हम लोग अच्छे से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, मतलब एक तरीके से कि हमारे एक तरीके से क्लासेस ढंग से नहीं हो पाई, पेंडेमिक की वजह से घर में दिक्कतें हो गई हैं, वो सारी चीजें, यही सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ने भी फेस करी। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि सारी चीजों की दिक्कतों के बावजूद भी, यानी कि अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बात करें तो गवर्नमेंट का मानना यह है कि एक्सपोर्ट जो बढ़ा है बहुत सारे चैलेंजेस होते हुए भी, मतलब कंटेनर की शॉर्टेज थी, जो सामान लाने और ले जाने के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना जहाज पर रखकर जिनको ले जाया जाता है, वो काफी कम हो गए थे। इसी के साथ में यहाँ पर पोर्ट के ऊपर भी भीड़ भाड़ थी। रीजन ये था कि जहाज खड़े रह गए, एक कंट्री ने बोला हाँ हमारे देश में लॉकडाउन लग गया, तो दुनिया भर में दिक्कतें हो गई। तो ये सारी चीजों के चलते चलते भी यहाँ पर जो है काफी अच्छा व्यापार कर पाए। रीजन क्या बोला गया, ओवरसीज जो मिशन है हमारी कंट्री के आज की डेट में अलग अलग देश में आप लोगों को जो हमारी कंट्री के एम्बेसडर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वही है जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आईएफएस के थ्रू जो आप लोग जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, तो यहाँ पर आप लोग फिर जो है किसी न किसी देश की एम्बेसी में, मतलब किसी न किसी देश के अंदर में अपनी एम्बेसी में आप लोगों को रखा जाएगा। तो वहां पर कैसे व्यापार आप लोग वहां पर एक तरीके से कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो वो काफी बड़ा रोल यहाँ पर रहता है। यानी कि बिजनेस के अंदर भी काफी बड़ा रोल हमारी कंट्री के एम्बेसडर का रहता है। हमारी कंट्री के कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहां से क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया गया यहाँ पर इन लोगों के द्वारा। तो ये एम्बेसीज जो है, जो हमारे इन्वॉय हैं, इनके द्वारा बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खोली गई और काफी एक्टिव रोल प्ले किया गया हमारे देश के अंदर में। तो हमारा ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, तो है ना अच्छा बात। तो आगे चलकर यूपीएससी का एग्जाम अगर आप लोग देते हैं तो अपनी कंट्री पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं। यहां से अगर बात की जाए आगे बढ़ने की, थोड़ी हम लोग काफी लार्ज स्केल पर आगे तो बढ़ गए, पर लेकिन सेम एरिया में हम लोगों ने इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया। यानी कि एक्सपोर्ट में तो आगे बढ़ गए, पर लेकिन इंपोर्ट में भी हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। बस यहीं आकर हमारा फिर माथा खनक जाता है। मतलब क्या है, मतलब यह कि जब हम लोग इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा कर देते हैं, यानी कि हमारा इंपोर्ट अगर ज्यादा हो गया तो सीधा सीधा मतलब यह है कि हम लोग बाहर से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो खरीदना हमेशा बेकार रहता है, खरीदना नहीं उधार मांगने वाली चीजें जैसे आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर अगर हमारा कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। रीजन क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, इंपोर्ट हमेशा बेकार नहीं होता है कि हम लोग खरीद कर लेकर आए, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर हम लोग कुछ ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिससे हम लोग फिर से कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको यूज कर, जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल खरीद कर लेकर आए, अब आप लोग मोबाइल से ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, आप लोग मोबाइल से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो समझ में आता है कि मोबाइल आप लोगों ने सही खरीदा, पर लेकिन मोबाइल पर्सनल यूज के लिए ले लिया बस, ठीक है, सोना खरीद कर लेकर आए, पर्सनल यूज के लिए रख लिया बस, उसको लाके तिजोरी के अंदर में, तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इंपोर्ट जो है अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, पर लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है इंपोर्ट से तो यहां पर इसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर इसको प्लस बोला जाता है और इंपोर्ट को डेफिसिट बोला जाता है, ट्रेड डेफिसिट। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री का ये बढ़कर अभी यहां पर काफी आता है 175 बिलियन अभी आप लोगों को देखने को मिला। तो ये काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। प्री पेंडेमिक से भी ज्यादा यहां पर अभी बढ़ गया है, यानी कि जब कोविड-19 आया था उससे भी ज्यादा बढ़ गया। और रीजन बहुत बड़ा ये भी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि पूरे संसार के अंदर में महंगाई बढ़ रही है। भाई साहब, महंगाई का रीजन क्या है वो आप लोगों को हमेशा पता रहता है। महंगाई कब बढ़ेगी? जब डिमांड और सप्लाई में बेसिकली मिसमैच देखने को मिलेगा। डिमांड मतलब यानी कि जब इंसान को कुछ चाहिए यहां पर उसकी डिमांड होगी। अब सप्लाई उतनी होनी रही है, आप लोगों सबको आज के डेट में जो है, आज के डेट में अच्छे आप लोगों को मोबाइल चाहिए, ठीक है, पर लेकिन मार्केट में जो है वो सपोर्ट ही नहीं करा पा रहे हैं, यहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हैं। तो आप लोग जो है जो भी मोबाइल बचे हुए होंगे उन पर टूट कर पड़ोगे कि भाई साहब यही दे दो। तो रीजन क्या हो गया? तो यहाँ पर जो दुकान वाला है वो उसका भाव बढ़ा देगा। तो ये हो गया डिमांड और सप्लाई में मिसमैच की वजह से भाव बढ़ जाना। कई बार अपोजिट होता है, यहाँ पर डिमांड अगर नीचे गिर गई और सप्लाई ज्यादा है तो वो भाव जो भी नीचे गिर जाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोनों के बीच में यहाँ पर एक बैलेंस रहना काफी ज्यादा जरूरी है, डिमांड और सप्लाई के बीच में। तो जितना बैलेंस रहता है उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के जो लोग हैं वो अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन्होंने कैपिटल गुड्स के अंदर में। क्यों? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो काफी कम उनको नजर आई। तो इसलिए ये लगा कि यार जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं और हम लोग सामान बनाते चले गए तो कल को क्या दिखेगा? कल को ये दिखेगा कि प्रोडक्ट जो है वो बर्बाद होता हुआ नजर आएगा पड़ा हुआ, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा है। तो इसलिए मुद्दा है। और यहाँ पर ये भी एक अकेला मुद्दा नहीं है, कोविड-19 तो यहाँ पर सबके पापा थे।
अब यहाँ पर जो यूक्रेन और जो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का इश्यू बन गया, वो सबके दादा बन गए अब यहाँ पर, यानी कि और ज्यादा यहाँ पर दिक्कत प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर जो नई फ्रेश प्रॉब्लम निकल कर आई। अभी सोचा नहीं था लोगों ने, किसी ने कि ऐसा कुछ होगा। सब सोच रहे थे पेंडेमिक जाए, उसके बाद में चीजें नॉर्मल हो जाए, फिर जिंदगी का मजा करेंगे। तो वो मजा जो है वो धरा का धरा रह गया। ऑल ओवर वर्ल्ड का जो बेसिकली ग्रोथ था वो फिर से यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच गया, और खासकर यूरोप की मार्केट के अंदर भी काफी खलबली देखने को मिल रही है। इसकी वजह से जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि हम लोगों को, जैसे कि अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है यूएसए, तो हम लोग व्यापार करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग डॉलर यूज करते हैं। अगर डॉलर यूज करने पर यहाँ पर सैंक्शन लग गया तो हम लोग डॉलर यूज नहीं कर पाएंगे। कैसे हम लोग रशिया से अपना S-400 खरीद रहे हैं, कैसे हम लोग रशिया से जैसे कि अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, हम लोगों ने क्रूड ऑयल खरीदने की बात की, तो याद रखिएगा रशिया की करेंसी क्या है, ये है रूबल। तो रूबल में अब हम लोग व्यापार करेंगे, ना कि डॉलर में व्यापार करेंगे। तो इसको हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, पहली बात। दूसरा बोला गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए ताकि चीजों को सुधारा जा सके। तो यहां पर इससे क्या रहेगा, टैरिफ जो है वो कम हो जाएंगे। मतलब क्या है, अभी समझाता हूं। पहले तो ये समझिए, अगर रूबल में हम लोग व्यापार करते हैं तो आज की डेट में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रशिया को जो है वो सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूबल की जो वैल्यू है, अगर आपको महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूबल की वैल्यू जो है वो काफी एक तरीके से खस्ता हालत में चली गई आज के में। हमारा रुपी जो है वो महंगा हो गया है रूबल के कंपेयर में। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग अगर बोला जाए 1 रुपया अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग लगभग 1.34 रूबल खरीद सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर आज के डेट में चाहे तो रशिया में घूमने अगर जाएं, हालांकि कोई सजेस्टेबल चीज नहीं है वहां पर इसकी कंडीशन देखने को मिले, तो रूबल की खस्ता हालत हो रखी है आज के डेट में। कम पैसे ले जाओगे तो भी काम वहां पर चल जाएगा, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे जापान में जाते हैं ना, जापान की करेंसी इंडिया के कंपेयर में काफी कम है। अच्छा, जापान की करेंसी आप लोग बताइए क्या है। ये करेंसी इतनी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली अभी, क्योंकि कई सारे देश जो हैं वो यहाँ पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ जा रही है। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब 2 या फिर 2 से ज्यादा नेशन आपस में मिलकर अपने बैरियर मतलब रुकावट, जो भी रुकावट है, जैसे कि टैक्स लगा देना किसी चीज के ऊपर में, ठीक है, या फिर कोई कोटा दे देना, सब्सिडी दे देना, तो उनको कम करना, गुड्स और सर्विस को इस तरीके से लेकर चलना, ऐसी पॉलिसी लेकर आना ताकि ये सारी चीजें कम हो जाए। यानी कि टैक्स हो गया, कोटा हो गया, सब्सिडी हो गया, इनको साइड में किया जाए थोड़ा सा, और यहाँ पर कंट्री मिलकर काम करें। तो ये आप लोगों को फ्री ट्रेड देखने को मिलता है। मतलब ये हो गया अपनी चीजों को प्रोटेक्ट ना करें, ट्रेड को जैसे चल रहा है वैसे छोड़ दें, जैसे चल रहा है वैसे छोड़ना, मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर छोड़ दें, एक बैलेंस बनने दो डिमांड और सप्लाई में, तुम जाकर उसमें इंटरफेयर न करो। तो ये इनका मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्री ट्रेड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी की शादी होती है तो पहले क्या करते हैं, बिचौलिया आता है, बताता है कि भाई साहब शादी के लिए लड़का है और लड़की ये है, तो मतलब एक तरीके से वो दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करवाता है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस देखना पड़ता है पहले तो कि अच्छा शादी हो रही है, अच्छा ये लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी बातें। अच्छा ये तो बता दो कि मतलब दहेज कितना मिलेगा, तो वो सारी जो बातें होती हैं वो यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में चली जाती हैं। यानी कि स्टार्टिंग में सोचते हैं ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है, जब फिर लगता है यार रिश्ता तो अच्छा मिल रहा है, लड़का भी अच्छा है लड़की भी अच्छी है, दोनों का सही काम चल रहा है, तो यहाँ पर बात करते हैं फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन के बारे में। तो कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ में कि हाँ चलो ये रिश्ता बना ही लेते हैं। जब कोऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर भाई साहब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है पूरा पार्टनरशिप का। तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं, यानी कि पहले प्रेफरेंस देखते हैं कि क्या प्रेफरेंस है, फिर यहां पर आप लोग देखोगे कि उनका कोऑपरेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अगर कोऑपरेशन हो गया तो पार्टनरशिप हो गई, शादी करवा दो, फिर क्या टेंशन है। तो ये पूरा इस तरीके से याद रख लेना। सबसे पहले होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरे नंबर पर उससे जंप मारकर जाएंगे कोऑपरेशन के बारे में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और फिर जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन सा और बाद में कौन सा, सबसे ताकतवर कौन सा होता है और सबसे सस्ता कौन सा होता है। तो सबसे सस्ता प्रेफरेंस वाला होता है कि अभी तो यही देख रहे हैं करना क्या है, और यहाँ पर तो भाई साहब पार्टनरशिप यानी कि शादी हो चुकी है। तो ये वाली चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बन चुका है, मुझे लगा डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। काफी प्यारा आर्टिकल था यार, फीडबैक आप लोग दे सकते हैं कैसा लगा ये आर्टिकल, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर इससे क्या रहता है देखिए, मुझे पता चलता रहता है कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लग रहा है, ठीक है। खासकर जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देखते हैं वो तो जरूर बताया करो, अगर कोई डाउट आप लोगों को लगता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो पूरा आर्टिकल मैंने डिटेल में आप लोगों के सामने डिस्कस किया, तो पहले हम लोगों ने क्या क्या बातें की, यहाँ पर ये भी बता दिया आप लोग क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ से हम लोग तेल खरीद कर लेकर आते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, ठीक है। इसी के साथ में रुपये और रूबल के बारे में कुछ बातें कर ली हम लोगों ने, तो क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या चल रहे हैं, तो सारी एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। बाकी आप लोगों को पता ही है यहाँ पर जो मुद्दा है, यहाँ पर ये इसको लेकर अभी काफी ज्यादा गहरा रहा है, तो देखते हैं कब शांति निकल कर आती है। तो पूरा आर्टिकल आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ये बात की जा रही है इस्लामोफोबिया के बारे में। तो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बन जाएगा यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर में,
हुआ क्या है पहले अभी ये समझते हैं, और उससे पहले क्या होता है थोड़ा सा वो भी जानते हैं। अर्लियर 2019 में यहाँ पर यूएनजीए के द्वारा अभी क्या किया गया, पास किया गया एक रिजोल्यूशन, जिसमें यहां पर क्या किया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन, कमेमोरेशन मतलब यादगार, विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ जो वायलेंस होता है बेस्ड ऑन द रिलीजियस और बिलीफ, यानी कि रिलीजन और बिलीफ, यानी कि आप लोग एक धर्म के हैं कोई और दूसरे धर्म का है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, उसकी वजह से लोगों की जान चलेगी। तो ये जो बोला गया था यूएनजीए के द्वारा, तो यहां पर एक रिजोल्यूशन पास किया गया था कि ऐसा कुछ यहां पर लेकर आएंगे। तो इससे क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि जो वायलेंस हो रहा है उसको कैसे टैकल करना है रिलीजियस बिलीफ के नाम पर, और जो फैमिलीज हैं कोई माइनॉरिटीज है, यानी कि एक ताकतवर कम्युनिटी है दूसरी कमजोर कम्युनिटी है। जैसे अभी आप लोग द कश्मीर फाइल के बारे में बात करें तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा ताकतवर थी, ठीक है, और यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी जो पंडित, उनके साथ में दिक्कतें देखने को मिली। ऐसे ही अलग रीजन में जाएंगे कहीं पर ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे गुजरात में वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी कमजोर थी, दूसरी हिंदू कम्युनिटी वहां पर ताकतवर थी। तो यहाँ पर जब रिलीजन के नाम पर इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर इशू निकल कर आते हैं, माइनॉरिटी जो होती है फिर वो बेचारी सदमे में आ जाती है ऐसी जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे हिंदू हो माइनॉरिटी कहीं पर, चाहे मुस्लिम हो, तो इंसानियत के नाम पर हम लोग को काम करना चाहिए, और वहां से हम यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो इसलिए यूएनजीए के अंदर इसको ले आया गया, यूएन जनरल असेंबली के अंदर में। यहां तक चीजें सही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात की जा रही थी। दिक्कत यहां पर तब हो गई जब रिसेंटली अभी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया एक रिजोल्यूशन मार्च 15 को, इंटरनेशनल डे टू एक तरीके से कम्बैट इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लाम के नाम पर फोबिया यहां पर है। तो इसको लेकर यहां पर इंडिया जो है वो बेसिकली यहां पर बोला कि ये सही चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर यहां पर काम किया जा रहा है, यानी कि इस्लाम के नाम पर काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं अकेले इस्लाम के नाम पर। आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोग म्यांमार के अंदर में जाओगे तो वहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर एक तरीके से जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी यहां पर ये काम करती है आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। चाइना के अंदर आप लोग देखिए वहां पर जिंगजियान वाले रीजन में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो एक अलग मुद्दा निकल कर आता है। तो ओनली एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पर एक डे तैयार कर देना कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, तो ये 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ये रिजोल्यूशन लाया गया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। हालांकि इंडिया ने इसको बेसिकली कंसर्न बोला यूएनजीए के अंदर में। तो याद रखिएगा यहां पर अभी ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, किसके द्वारा सपोर्ट किया गया, मतलब रिजोल्यूशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, पाकिस्तान के द्वारा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा इसको यहां पर सपोर्ट किया गया। तो यहां से ये पूरा मुद्दा निकल कर आता है। अभी यहां पर अब इंडिया के बारे में जानेंगे, पहले आप लोग ये समझिए कि कंसर्न क्या क्या है यहां पर, ठीक है। रिजोल्यूशन में क्या क्या बातें बोलेगी है। रिजोल्यूशन में ये बोला गया यहाँ पर 193 मेंबर जो है उनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया, और 55 मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा इसको को स्पॉन्सर किया गया मिलकर कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा अलग अलग लेवल पर, जहां पे यहाँ पर इस्लाम के नाम पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और वहां पर ये लगता है कि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि धर्म के नाम पर बात की जाती है कि कोई भी धर्म जो होता है वो गलत नहीं होता है। धर्म के अनुयायी हमेशा गलत देखने को मिलेंगे आप लोगों को, यानी कि कोई भी संविधान जो होता है वो गलत नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले गलत होते हैं। बुरे से बुरा संविधान भी अगर इंप्लीमेंट किया जाए अच्छी मंशा से तो आप लोग उसको अच्छा बना सकते हैं, और अच्छे से अच्छा संविधान भी अगर इंप्लीमेंट किया जाए गलत मंशा से तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर इंडिया के द्वारा बोला गया कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर नहीं चलना है, आप लोगों को सारे धर्म के बारे में बात करनी चाहिए थी। तो यहां पर एक रिजोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये रिजोल्यूशन 1981, तो ये बोलता है कि एलिमिनेट करना है ऑल फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस, जो भी यहां पर एक तरीके से इंटॉलरेंस है, यानी कि एक तरीके से किसी को झेल नहीं पा रहे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए तैयार है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जो रिलीजियस बिलीफ के नाम पर, तो ये आप लोगों को यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगा। तो इंडिया बोल रहा है यहां पर कि आज की डेट में रिलीजन का फोबिया हो गया है, तो आप लोग यहां पर रिलीजियोफोबिया बोलना था, ना कि इस्लाम फोबिया बोलना था, क्योंकि एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख भी यहां पर आप लोगों को यहां पर कई जगह ऐसे कंसर्न देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान में देख लीजिए आज के डेट में आप लोग क्या कंडीशन है। तो इसलिए आप लोग एक प्लूरिज्म एक दुनिया में रह रहे हैं, तो एक बहुवाद एक तरीके से बहुलवाद चीजों को लेकर चलना था। तो रिजोल्यूशन में इस्लाम ने मारकर आप लोगों को रिलीजियोफोबिया यहां पर वर्ड यूज करना था, तो ये इसको लेकर इंडिया ने अपना कंसर्न दिखाया। आप लोग क्या रहे हैं आप लोग बता सकते हैं। बोला गया कि डज नॉट सेट ए प्रेसिडेंस, ये अच्छा प्रेसिडेंस सेट नहीं करेगा आने वाले टाइम में, अलग अलग लेवल पर अगर ऐसे करेंगे तो मल्टीपल रिजोल्यूशन यहां पर फोबिया के नाम पर लाए जा सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर में रिलीजन के नाम पर फोबिया आना था, ना कि इस्लाम के नाम पर फोबिया आना था। और इसके अंदर बात की गई एक टर्म यहां पर नोट हैव एग्रीड टू डिफाइन द इंटरनेशनल, बेसिकली किसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ के बारे में। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर अपने देश के अंदर में अगर आप लोग आएंगे तो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, पार्ट 3 के अंदर में जब आप लोग जाकर झांकोगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं।
तो जो फंडामेंटल राइट है इसमें जब आप लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का, ये राइट टू रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। और इतने ज्यादा न्यूज में है यार फिलहाल अभी, इनसे क्वेश्चन बन जाए तो ये मत पूछना मेरे से क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट जो यहाँ पर टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में टोटल 6 माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिसेंटली सबसे रिसेंट अभी कौन सी माइनॉरिटी ऐड की गई है याद रखिएगा। और राइट टू ये है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पॉलिटी के अंदर भी पूरा एक चैप्टर बना रखा है, इनको अलग से एक्सप्लेन कर ये जाकर देख लेना, आर्टिकल 32 बाय वीर, या फिर पॉलिटी जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आप लोग देख लेना, या फिर वीडियो के नीचे भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। कई बार देखिए माइंड से निकल जाता है, ठीक है, तो आप लोग सर्च कर लेंगे, जो भी आप लोग सर्च करते हैं ना पॉलिटिक्स के सामने बाय वीर लिख दिया करें, ठीक है, तो उससे आप लोग के सामने वो खुलकर आ जाएगी और अपना रिविजन अच्छे से करते रहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूं, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला यहां पर ये सारी बातें सपोर्ट की। तो ये 57 मेंबर का एक ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन के बाद में सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल, जहां पर एक तरीके से कंट्री की हेड प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड का जो भी यहां पर सपोर्ट है ये देखने को मिलता है इसको में। ये बेसिकली बनाया जो गया था रबात, जो कि किंगडम ऑफ मोरक्को के अंदर में 25 सितंबर 1969 में इसकी सबमिट हुई थी, और फिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां पर है, तो पहले नंबर पर इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर इंडिया है, पर इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर बचा कुचा ये सारी कंट्री होगी, और चौथे नंबर पर बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ गलत होता है तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो यहां पर बिल्कुल कूद कर आती है। पर लेकिन अगर चाइना के अंदर जिंजियान वाले रीजन में रोहिंग्या कम्युनिटी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर कुछ होता है तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। तो इनका दोगला चेहरा देखने को मिलता है। राइटर ये बोल रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा हो तो फिर जहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहां पर आप लोग कमेंट करना चाहिए, पर ऐसा नेचर देखने को नहीं मिलता है। ये बेसिकली गलत तरीका है चीजों को देखने का। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में। अभी चाइना जो है वो भी यहाँ पर ओआईसी में क्या था, यहाँ पर याद रखिएगा ओआईसी की जो भी मीटिंग हुई थी तो चाइना के जो भी लीडर है वो हमारी कंट्री की विजिट पर आए, तो ये यहाँ पर एक तरीके से चीफ गेस्ट के तौर पर भी थे यहाँ पर, ठीक है, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर। और ये मौका हमको भी मिल चुका है ऑलरेडी। सुषमा स्वराज जी जो कि आज के दिन में हमारी बीच में नहीं है, काफी एक बेहतरीन पर्सनैलिटी थी। 2019 में यूएई के द्वारा इनवाइट किया गया हमको ओआईसी में, तो हम भी प्रेजेंट थे वहां पर। हालांकि पाकिस्तान ने बोला था कि इंडिया को इनवाइट मत करो, पर लेकिन हमको इनवाइट किया गया वहां पर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है। एक बार ओनली हम लोग इनवाइट किए गए ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी ये बड़ी बात है। वैसे दुनिया में तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर में है और हम लोग इसका पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश में प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला था। कई बार ऐसे एजेंडा की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको आप लोग एजेंडा बेस बोल सकते हैं, जो कि हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करने का काम करती है, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल जो है ये बात करता है बेसिकली, देखिए ये जो आर्टिकल पहला मैंने डिस्कस किया ना आप लोगों से, अब कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया मैंने यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर ली, इंडिया का क्या मुद्दा है। एक छोटा सा पॉइंट चलिए और बताता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, आप लोगों को नॉर्मली अगर बोला जाए, ठीक है। ये है यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, जिसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे टोटल 193 मेंबर है, ठीक है। और अगर बात करें दूसरी साइड में होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसके अंदर ओनली 15 मेंबर है, 5 परमानेंट है और बेसिकली 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है। ये तस्वीर किस इंसान की है बताइए, बहुत ही ज्यादा न्यूज में अभी। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा यहाँ पर, ये आर्टिकल 27 है इसका, जो कि वीटो पावर देता है। अब आप लोग बोलोगे वीटो क्या होता है। वीटो का मतलब होता है कि अगर किसी अगर कोई ग्रुप है उसमें 5 मेंबर है, अगर ये पांचों के पांचों सहमत होंगे तो ही कोई काम होगा। अगर 5 में से एक ने भी मना कर दिया तो इसका मतलब उसने वीटो कर दिया, इसका मतलब ये काम नहीं होगा। यानी कि 5 दोस्त हैं घूमने जा रहे हैं और एक ने बोल दिया नहीं जाएंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। अगर पांचों के पांचों बोले घूमने जाएंगे तो ही जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये कभी घूमने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वाली बात आप लोग को देखने को मिलेगी। 5 परमानेंट मेंबर है यहाँ पर, चाइना, यूएसए, रशिया और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये एक बॉडी भी आप लोग यहाँ पर कवर होगी। अब ये जो पॉलिसी है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, साइबर पॉलिसी उन सब चीजों को लेकर। ड्राफ्ट यानी कि एक तरीका एक खाका तैयार किया गया है, इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी यूज पॉलिसी 2022। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, ये जो अभी हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम क्या है यहाँ पर कि जो पब्लिक का जो डेटा है, खासकर जो नॉन पर्सनल डेटा है, उसको यूज करने की बात की जा रही है, सबके सामने उसको रखा जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इन्फोसिस के को फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब बात करें कि नॉन पर्सनल डेटा को यूज करने के लिए कमेटी कौन सी बनाई गई है,
तो ये है बेसिकली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो बता दो यार नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पर्सनल डेटा क्या होता है, आप लोगों का नाम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ठीक है, आप लोगों का आईपी एड्रेस हो गया, होम एड्रेस हो गया, ये पर्सनल डेटा हो गया। नॉन पर्सनल डेटा किस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें यहां पर, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, जैसे कि ईमेल एड्रेस आप लोग पब्लिकली कर सकते हैं कई बार उसको, जब तक चाहे तो आप लोग उसको रख भी सकते हैं, ये मेरा पर्सनल है नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी अगर ईमेल एड्रेस किसी को दे देते हो तो आप लोग वो एक तरीके से पब्लिक कर दिया, तो नॉन पर्सनल कैटेगरी में आ गया। कंपनी में रजिस्टर नंबर हो गया, आप लोग कई बार दे देते हैं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आए तो प्रोडक्ट का जो बिल है, मान लीजिए उस पर आपको फोन नंबर नहीं है और आपका एड्रेस नहीं है, तो यहां पर ये पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आप लोग देखते हैं इसको, ये एक तरीके से नॉन पर्सनल डेटा हो गया, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों को अपनी एक एक्सपीरियंस बताता हूं, मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था अमेजन से, ठीक है। तो मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर कंपनी का था, तो वो प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा, तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा, वो कंपनी डायरेक्टली वो प्रोडक्ट नहीं बेचती है, ठीक है, यानी कि वो कंपनी डायरेक्टली अमेजन के थ्रू प्रोडक्ट नहीं बेचती है, कोई ऐसे नहीं तो इंटरमीडिएटरी कहीं से लाकर उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उस कंपनी का कॉल आता है मेरे पास में, उनका कोई होगा वहां पर बंदा अमेजन के अंदर में, उसने निकाल लिया कि सर प्लीज ये प्रोडक्ट जो है आप हमसे डायरेक्ट खरीद लिया करो, हम आपको डिलीवर करेंगे, आप वहां से इसको मत खरीदो, वो एक तरीके से हम लोग वहां पर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से हो गया, मतलब कि नहीं कई बार कई इस तरीके से कई बीच में से अपना निकाल के बेच दिया ले जाकर, तो वो वाली चीजें, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला उनको यार फिर वहां पर प्रोवाइड क्यों करा रखा आप लोगों ने, तो फिर उसको वहां से हटाओ, तो कह रहे सर वो हमारे हाथ में नहीं, पर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। मैंने कहा चलो देखते हैं फिर जो भी है। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, मतलब मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदा है और मेरा जो बेसिकली वहां से एक तरीके से एड्रेस निकल के उस प्रोडक्ट का उनको मिल गया, तो मैंने प्रोडक्ट क्या खरीद रहा हूं उसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई। तो ऐसे आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो नॉन पर्सनल अगर देखा है तो, पर लेकिन पर्सनलाइज भी किया जा सकता है इसको। मैं बोल दूं कि आपको नंबर किसने दिया, ये कहां से हो गया, मैं तो कहीं से भी खरीदूंगा, मेरी बेसिकली मेरी इच्छा है, मैं इंडिपेंडेंट हूं डिसीजन लेने में, तो अलग चीज हो जाती है फिर, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो डेटा को कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं यहां पर वो देखना पड़ेगा, पर लेकिन पर्सनल डेटा पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस पुत्तास्वामी केस 2017 का, उसमें साफ साफ बोल दिया गया कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, तो आप लोग इस तरीके से किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये ऑलरेडी बातें यहां पर बोल दी गई हैं, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहीं से ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर में, तो ये आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो सारी बातें एक एक माइंड में आप लोगों के क्लियर रहेगी। तो बातें ये की जा रही है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा कैसे यूज करना है, उसके लिए प्रॉपर एक पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, और यहां पर आगे अगर ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आए, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल भी नहीं हमारे देश में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को भी यहां पर काम करना पड़ेगा, डेटा कैसे लेकर चलना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी यहां पर होनी चाहिए, तब जाकर ये चीजें आप लोग करनी है, ऐसे नहीं कि हवा में आप लोग काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा सोच समझकर काम यहां पर करना है, ये बोला गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो बीरभूम वाला ये केस था, यहाँ पर इसके बारे में बात करें वेस्ट बंगाल में, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई को कि वो चार्ज ले सकते हैं इस केस का, जहां पर कई सारे लोगों को जला दिया गया, एक रंजिश बोली जाती है लोकल एरिया पर, जिसकी वजह से फिर इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया गया। अब ये तो सारी देखिए आपके एग्जाम के इंपोर्टेंट नहीं है, पर ये इंपोर्टेंट है जरूर। अगर यहां पर बात करें सीबीआई किसी राज्य में जा सकती है तो दो तरीके कंसेंट होते हैं, तो जनरल कंसेंट यानी कि सीबीआई जाए और दामाद की तरह घूम के आए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जनरल कैटेगरी में आ जाता है। अगर कोई भी करप्शन का केस हो रहा है तो सीबीआई वहां पर जा सकती है बिना कोई परमिशन लिए हुए, क्यों? क्योंकि दामाद है, दामाद थोड़ी ना परमिशन लेकर आएगा अपनी ससुराल में। पर लेकिन अगर दामाद ने तलाक ले लिया, उसके बाद में अगर एंट्री दी तो फिर दामाद की टांगे तोड़ी जाएंगी, यानी कि सीबीआई अब यहां पर कंसेंट खत्म हो चुका है जनरल कंसेंट, अब एक स्पेसिफिक कंसेंट होगा, और वो कैसे होगा? अगर कोई कोर्ट यहां पर बोलता है, ठीक है, कि आप लोग जा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो यहां पर काम जो है वो आगे बढ़ पाएगा। अब यहां पर ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी में चला जाएगा, तो हाई कोर्ट ने बोला है सीबीआई को जाने के लिए, तभी सीबीआई की यहां पर एंट्री हुई है, तो ये याद रखिएगा। पर लेकिन अगर ऐसा हो कोई केस ऑलरेडी चल रहा है और यहां पर वो स्टेट कंसर्न अपना विड्रॉ कर ले कि हाँ मुझे सीबीआई नहीं आने देनी है, तो याद रखिएगा जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलते रहेंगे। तो काजी लिंधूप बेसिली दोरजी वर्सेस सीबीआई का केस था 1994 में, उसमें ये बातें यहां पर बोली गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ओरिजिन कहां से हुआ, स्पेशल पुलिस के तौर पर 1941 में, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो भी करप्शन हुआ था उस टाइम पर यहां पर एक छोटी सी बॉडी बनाई गई थी, फिर आगे चलकर एक कमेटी बनाई गई यहां पर, संत नाम कमेटी, याद रखेगा, उसके बेस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम पर यहां पर, तो हमारी कंट्री में एक बॉडी बनाई गई सीबीआई, किसके अंदर? होम मिनिस्ट्री के अंदर। लगा होम मिनिस्ट्री के अंदर सही नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। होम अगर बात करें यहां पर मिनिस्ट्री का जो स्टाफ है वो इसके लिए यूज किया है, इंडियन पुलिस का स्टाफ यूज किया है, खुद का कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए आईआरसी ने बोला है कि इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमको सपोर्ट करती है और सीबीसी के साथ ही मिलकर काम करती है। तो ये सीबीआई के बारे में हो गया। थोड़ा सा एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं जिससे आप लोग कई सारी बातें समझ पाएंगे और यहां से भी क्वेश्चन कई बार बनता है।
ये क्वेश्चन आप लोग देखें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि नोट करेक्ट बताना है आप लोगों को। तो बोला गया कि स्पेशलाइज यहां पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। दूसरा बोला गया इन्फोर्स करती है यहां पर फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है 1999। तीसरा बोला गया यहां पर प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2002 आप लोगों को देखने को मिलेगा। चौथा बोला गया यहां पर बेसिकली प्रोविजन करती है बेनामी जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, ये 1988। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो ये समझने के लिए आप लोगों को पूरा आर्टिकल में समझाता हूं, फिर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। बातें की क्या चीज जा रही है यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो जीएस पेपर 1 के, जीएस पेपर 2 के अंदर या फिर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये दो कानून को इंप्लीमेंट करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यानी कि FEMA और PMLA, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, FEMA, ठीक है, और PMLA, तो ये दोनों यहां पर क्या किया जा रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी डेट भी आप लोग देखना 2002 है और 1999 है, ठीक है। तो यहां पर 1999 हो गया और ये हो गया 2002। तो ये दोनों क्या यहां पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पर इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट की बात बोली गई। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो बेसिकली बात की जा रही है इसके बारे में कि ये बेसिकली ये जो बनाई गई थी 1956 में, तो इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पर यहां पर बनाई गई, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आप लोगों को यहां पर चीजें नजर आती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों के सामने। इसी के चलते यहां पर अगर बात करेंगे तो ये इन्फोर्समेंट जो एजेंसी यहां पर, ये यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है एक क्वेश्चन आप लोगों को, कि ट्रांसफर किया गया इसको यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफर किया गया, यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में जो कंपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके अंदर, तो यहां पर कई सारे एरिया से लोगों को निकाला जाता है, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनसे सबसे निकाल कर लेकर आ जाते हैं। यहां पर एक तरीके से जो केस होता है प्रोसेसिंग केस, जो फ्यूजिटिव होते हैं, ठीक है, जैसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं जिनको भगोड़े बोलते हैं, तो यहां पर उस एक्ट के हिसाब से भी यहां पर ये काम करती नजर आती है। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में काम करती है आप लोगों को नजर आएंगे हमारी कंट्री में, अगर स्मगलिंग वगैरह रोकनी है उसके ऊपर काम करती हैं, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहां पर कोई पनिशेबल ऑफेंस आप लोगों के लिए नजर आता है तो उसको यहां पर सोल्यूशन निकाला जाए। PMLA कोर्ट यहां पर बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट आप लोगों की सही नजर आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो लास्ट वाली है ये यहां पर गलत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए यहाँ पर जो है बेसिकली उनके द्वारा ओथ ली गई कल यहाँ पर बेसिकली लखनऊ के अंदर में। तो ये काफी भव्य समारोह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ये बेसिकली देख सकते हैं आप लोग। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ उत्तर प्रदेश वासी, जहां जहां पर भी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। पंजाब वासी को भी कांग्रेचुलेशन। अभी यहाँ पर देखिए आने वाले टाइम में अभी पूरा माहौल बन चुका है। देखिए अभी आने वाले टाइम में गुजरात में इलेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2024 की तैयारी अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर मार्केट में उछलते हुए नजर आएंगे। तो इन सब मुद्दों पर ध्यान आप लोग रख सकते हैं। तो यहां से चलिए तो अलग चीज है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर कल को कोई क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा सा रिवीजन में आप लोगों को चीफ मिनिस्टर का भी करा देता हूं, ताकि चीफ मिनिस्टर पोस्ट के बारे में पूरा चैप्टर पॉलिटी का आप लोगों का एक कवर हो जाए। तो इस तरीके से यहां पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 के अंदर में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में आप लोगों से चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई पूछ ले तो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ऐसी है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हर एक राज्य के अंदर एक चीफ मिनिस्टर होता है, फिर एक राज्य के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गवर्नर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, गवर्नर के बारे में आप लोगों को क्या बताया था मैंने, गवर्नर जो है एक राज्य के अंदर में एक गवर्नर हो सकता है, फिर 2 गवर्नर हो सकते हैं, या फिर 2 राज्य के अंदर में अगर बात करूं तो एक गवर्नर हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग को हमेशा ना एक राज्य के अंदर में एटलीस्ट 1 गवर्नर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट 1, सुनिएगा फिर से, सेंटेंस में हेर फेर हो जाता है जरा सा, आप लोग फिर इधर उधर हो जाते हैं। इसको ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं गलत होगा कि एटलीस्ट 1, इसका मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 राज्यों के अंदर अगर बात करें, 2 राज्यों के अंदर एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है, पर लेकिन एक राज्य के अंदर 2 गवर्नर नहीं होंगे कभी भी। यानी कि अगर गवर्नर की कमी पड़ रही है तो एक ही गवर्नर को 2-3 राज्य दे दो, ऐसा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर के नाम पे काम होता है, गवर्नर को काम नहीं करना पड़ता है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर को काम करना पड़ता है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर चीफ मिनिस्टर भी एक राज्य के अंदर अगर बात करें, एक तरीके से एक चीफ मिनिस्टर 2 राज्यों को अगर संभाल रहा है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक गवर्नर जो है वो 2 राज्यों को संभाल सकता है, पर हर एक राज्य का एक अलग चीफ मिनिस्टर होगा। तो यहां पर रियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर होती है, जो कि एक तरीके से रियल हेड बोला जाता है गवर्नमेंट का। जैसे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और प्रेसिडेंट के नाम पर काम किए जाते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जैसे गवर्नर होते हैं राज्य के अंदर में,
ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा बात। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जो मंत्रीगण चुनकर आएंगे वो यहाँ पर बेसिकली किसके द्वारा हेड किए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाएंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होती है रीड बिटवीन द लाइन वाली बातें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम में, जब भी आप लोग उठाकर देखोगे तो ऊपर से लक्ष्मीकांत पढ़ के निकल जाना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कहता हूं लक्ष्मीकांत के लेक्चर एक बार कम से कम नजरों में को जरूर निकाल लेना, इससे आप लोग देखोगे काफी कुछ जानने को मिलेगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है पॉलिटी के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं दबाकर, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट करते हुए बोलता है ना कि लेक्चर देखा करो तो उसके नीचे डन लिख दिया करो जाकर, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट पॉलिटी का रिवीजन कर डालो, सारे के सारे लेक्चर आप लोगों के पास में जल्दी से जल्दी निपटाकर फिर अपनी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस ही आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी, ठीक है। अगर बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा न्यूज में यहां पर रहा रिसेंटली अभी। ये है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेसिकली बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, पर किंतु अपितु बल्कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो अपने मर्जी से नहीं यहाँ पर किसी को अपॉइंट करेगा। गवर्नर जो है वो कैसे करेगा काम, यहाँ पर कोई भी अगर मेजोरिटी में है उससे पूछेगा। मान लीजिए 2-3 पार्टी आ गई यहाँ पर, तो पहले सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसके पास है वोट है उससे पूछेगा कि भाई साहब सरकार बनाना चाहते हो। अगर वो बोलेगा हाँ तो भाई साहब आ जाओ, अपनी मेजोरिटी दिखाओ आकर पटल पर यहाँ पर कि हाँ आप लोगों ने कितनी वोट जीती हैं। फिर यहाँ पर अगर ये नहीं कर पाता है काम तो फिर दूसरे को बुलाएंगे, क्या भाई साहब आप हैं काम करने वाले। तो यहाँ पर जो गवर्नर है उसका काम होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना। इसका मतलब ये हो गया वो पूछेगा यहाँ पर जो पावर में आना चाहता है वो आ सकता है, और अगर वो मना कर देता है दूसरे को बुलाते हैं। अगर लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, कोई यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहता है, फिर वो बोलता है कि भाई साहब अब जो है यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है, और एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं हंग असेंबली हो गई है, यानी कि कोई भी पावर में नहीं है, बेसिकली किसी के पास में इतनी मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट बना सके। फिर यहाँ से आगे डिसीजन लेना होता है गवर्नर को कि इलेक्शन कराए जाएंगे फिर से, अगर यहाँ पर कोई भी पावर में नहीं आना चाह रहा है और फुल मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर गवर्नर के हाथ में पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोई भी फुल मेजोरिटी में यहाँ पर बोल देगा गवर्नर को कि हाँ, गवर्नर बोलेगा वो बताना है तुमको यहाँ पर गवर्नमेंट, तो तुरंत बोल देगा हाँ वैसा बनाना है, बिल्कुल क्यों नहीं, इसी के लिए तो यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो एक नॉमिनल मतलब नाम का, यानी कि नाम चारे का नहीं, ये तो नाम चारे का आदमी है, तो गवर्नर नाम चारे का आदमी होता है। और चीफ मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होता है जिसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में भी जो गवर्नर के नाम पर ही काम होते हैं, तो इसलिए गवर्नर के नाम पर जो भी कोई काम करता है वो इन्फॉर्म करता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कि भाई साहब तुम्हारे नाम पर ये काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बातें गवर्नर को पता रहती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ये पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। ये इसके ऊपर इतना हा हुल्ला हुआ पीछे दिनों भी, अगर आप लोगों ने सुना होगा। ये आर्टिकल 164 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है, जब यहाँ पर ममता बनर्जी जी जो थी वो अपनी सीट से हार गई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले यहाँ पर। उस टाइम पर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग 6 महीने तक चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, पर लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से जीत कर आना पड़ेगा, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर राज्य के अंदर है, या फिर अगर फिर कहीं पर री इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, ठीक है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां से उसको जीत कर आना पड़ेगा। ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, वरना वो इंसान को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन कहां पर है, आर्टिकल 164 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए बोला था कि आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टर्म के बारे में यहाँ पर बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वो एक तरीके से बोला जाता है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर के एक तरीके से प्लेजर के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है, पर लेकिन गवर्नर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है रियलिटी में यहाँ पर ये होता है कि जब तक उनको मेजोरिटी है अपनी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर, फुल मेजोरिटी है, तब तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जैसे यहाँ पर मेजोरिटी खत्म होगी तो गवर्नर तुरंत बोलेगा आओ भाई अखाड़े में और दिखाओ कितनी मेजोरिटी है तुम्हारे पास में। फिर उनको अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर वो अपनी मेजोरिटी दिखा पाते हैं तो गवर्नर बोलता है कि बल्ले बल्ले मजे करो, अगर मेजोरिटी नहीं दिखा पा रहे हो तो भाई साहब दूसरों को मौका दो। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टेट असेंबली जो है वो एक तरीके से रिमूव की जा सकती है। यहाँ पर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, यानी कि अगर उनके पास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, उनको बोला जाएगा कि आप लोग आओ असेंबली के अंदर में और वहां पर दिखाओ कि आप लोगों के पास में फुल मेजोरिटी है। अगर यहाँ पर उनके पास में फुल मेजोरिटी होती है फुल मेजोरिटी मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग उत्तराखंड के बारे में बात कर लें,
तो यहाँ पर फुल मेजोरिटी के लिए यहाँ पर 36 सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल असेंबली के अंदर 70 सीटें हैं, तो यानी कि 36 यानी कि 35 तो आधी होगी, प्लस 1 सीट होनी चाहिए। तो अगर वो इंसान जो है 35 प्लस 1 सीट दिखा पाता है तो वो इंसान जो है चीफ मिनिस्टर बना रहेगा। और अगर यहाँ पर उसके पास में 34 सीट हो गई तो उस इंसान को जो है अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये बोला जाएगा कौन आकर यहाँ पर गवर्नमेंट बनाना चाहता है, जिसके पास से मेजोरिटी है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके फेवर में होना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर कोई ऐसा इंसान जो है बेसिकली आज के बिल पास करा के ले जाता है जिसके पास में गवर्नमेंट के पास में एक गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाती है और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है, तो भी यहाँ पर फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर है कि गवर्नमेंट रोक ही नहीं पा रही, इसका मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट में फुल मेजोरिटी है ही नहीं है। तो ये मुद्दे हैं। तो आर्टिकल 163, 164 और 167 ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जो रिपीटेडली स्टेट पीसीएस के अंदर भी और अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो क्या क्या बातें की जा रही है? गवर्नर जो है वो एडवाइस कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो एक तरीके से गवर्नर को एडवाइस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो पूरी एक कतार होती है, यानी कि सबसे ऊपर हो गए गवर्नर, उसके ऊपर हो गए, उसके नीचे हो गए चीफ मिनिस्टर, और उसके नीचे हो सबसे ऊपर हो गए गवर्नर, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बातें करेगी, डिस्कस करेगी, जो भी करेगी, फिर यहाँ पर वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर के साथ में रहेगी क्योंकि वो भी उसका पार्ट है, और फिर ये सारी बातें गवर्नर को जाकर बताएगा। तो एक कनेक्टिंग लिंक होता है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। आर्टिकल 164 गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के, सॉरी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर, और लेटर जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गवर्नर ने, फिर ये बोलेगा मेरी सेना कैसी होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को पावर दी जाती है कि भाई साहब अपनी सेना चुन लो, अपने मिनिस्टर चुन लो। तो यहाँ पर पहले गवर्नर अपॉइंट कर देगा और फिर बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर चीफ अपने यहाँ पर मिनिस्टर चुने जाएंगे इनके द्वारा। इनके पहला काम चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है गवर्नर का, फिर वो अपनी सेना तैयार करता है। ये बातें आर्टिकल 164 में लिखी हुई है। ओके, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया अभी। आर्टिकल 167 चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है जो भी काम किए जाते हैं उसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम किया जाता है वो सारे गवर्नर को जाकर बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। ये बातें भी ऑलरेडी लिखी हुई है आर्टिकल 167 के अंदर, इसलिए मैंने बोला था तीनों के तीनों आर्टिकल जो हैं वो बेहतरीन आर्टिकल हैं। इनसे अगर कल वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ ये किस किस के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बातें सारी आप लोगों को डिटेल में बता दी है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोग स्टैटिक पोर्शन बोल सकते हैं। नॉर्मली बोलते हैं कि स्टैटिक पोर्शन एग्जाम में आ गया, तो ये वाला स्टैटिक पोर्शन आप लोगों से धड़ल्ले से एग्जाम में पूछाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इसलिए बेसिक में आप लोगों को बता रहा हूं, कल को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। अब कुछ पावर और फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। पावर एंड फंक्शन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो एक तरीके से ओनली उस पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जो चीफ मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेगा। यानी कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर है कि वो अपने मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से ला सकता है। अपना पोर्टफोलियो, अपने मिनिस्टर के अंदर कौन कौन किस किस पोस्ट पर बैठेगा वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। तो ये पावर चीफ मिनिस्टर की है विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड करता है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और ये सारी पावर उसी के हाथ में यहाँ पर दे रखी है। एक तो ये पावर हो गई, ये हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर। ठीक है, गवर्नर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें आर्टिकल 167 जो है यहाँ पर ये बात करता है कि चीफ मिनिस्टर एक्ट लाइक ए लिंक। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो आर्टिकल 167 आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये सारे आर्टिकल आप लोग को याद रखने इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम के लिए अगर आप लोग इनको समझ नहीं पा रहे, किसी को ये लग रहा है कि यार ये क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम चीजें कुछ याद रखना, किसी को अपनी मेमोरी फॉर्मेशन करो। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी तो है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में इसका बेसिकली आने सिलेक्शन लेना है एट द एंड ऑफ द डे। अपनी मेमोरी के ऊपर तो काम करो, पर लेकिन अगर लग रहा है कि चीजों को कोशिश करो कि उनको रिकॉल करते रहो टाइम टू टाइम। याद रखने का मतलब ये नहीं कि रटना है आप लोगों को। जैसे चीजों को रिकॉल करोगे ना आप लोग, जैसे मान लीजिए जो भी मैंने पढ़ाया, अभी आंखें बंद कर लेक्चर के बाद में 2 मिनट ये सोचना मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया। बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पाओगे, बहुत सारी चीजें रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो फिर से एक बार चीजों में को नजरें निकाल लेना फटाफट, या तो पीडीएफ में निकाल लेना, या फिर वीडियो आप लोग एक बार और हल्का हल्का सा ओवरव्यू लेना फटाफट। तो इससे क्या होगा, चीजें आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है, तो रिकॉलिंग पावर आप लोगों की ताकतवर होनी चाहिए। अगर बात करूं गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर के बारे में कनेक्टिंग लिंक हो गया यहाँ पर ये। तो गवर्नर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर यहां पर बात की जा रही है। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को। अपॉइंटमेंट अगर ऑफिशियल के बारे में बात करें, जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या काम करते हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं। और यहाँ पर 73rd और 74th ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहाँ पर ये मुद्दा स्टार्ट किया गया था।
तो ये पावर भी यहाँ पर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही देखने को मिलेगी। अब स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से अगर बात करें तो जो भी पॉलिसीज होती है अनाउंस की जाती है उसके द्वारा, वो यहाँ पर बेसिकली हाउस के अंदर वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में ज्यादा पावर होती है। और डिसोल्यूशन करना है असेंबली का तो वो भी गवर्नर को यही बोलता है चीफ मिनिस्टर ही कि भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है और यहाँ पर असेंबली को भंग कर दो। तो ये सारे काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरपर्सन होता है कौन, चीफ मिनिस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। एक्ट करता है वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल, जो भी यहाँ पर होंगी, ठीक है, 1 ईयर के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल और जो गवर्निंग काउंसिल होती है ऑफ नीति आयोग, उसमें भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। चीफ स्पोक पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी बातें होती हैं। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, यानी कि कल को कोई भी क्राइसिस आ रहा है, इमरजेंसीज है, उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पर चीफ मिनिस्टर की तरफ को उंगली उठाई जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में वेरियस जो भी सेक्शन होते हैं, जैसे कि आज के डेट में बात करें, कहीं पर भी अगर बात करें जैसे एक तरीके से कि जो लीडर होते हैं उसके नाम पर काम किया जा रहा है, तो कोई भी सेक्शन है लोगों का वो रिसीव करता है किसी भी तरीके से सिचुएशन। यहाँ पर अगर कंडीशन की बात करें तो सारी जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पर कौन है आज के में बोलेंगे कौन है भाई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, तो आप लोग सारे योगी जी बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो भी होता है वो किसी पार्टी का लीडर नहीं होता है, वो पूरी कंट्री, वो पूरे राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो लोगों के थ्रू यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलती है, सारे लोग बेसिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का। तो ये सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ये पूरा एक चैप्टर मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों का लक्ष्मीकांत का, ठीक है। अब जाकर आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं और एक ओवरव्यू आप लोग खुद से भी ले सकते हैं रिवीजन के तौर पर। तो पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अगर हो तो इसके बारे में बताइएगा, ओके। चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारी कंट्री में आने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके 2-3 रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन तो यहाँ पर ये अभी ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, तो अगर किसी कंट्री के साथ में यहाँ पर कोई ग्रुप की मीटिंग होने वाली है और वहां पर कोई कंट्री आने से मना कर दे, तो उसकी वो मीटिंग हो सकती है फेल, और इसकी वजह से उसका इंटरनेशनल लेवल पर इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, चाइना अभी रसिया और इंडिया की जो तीनों की मीटिंग है यहाँ पर RIC, तो वो भी यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी इसी साल में, तो इसलिए भी यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एस जयशंकर साहब से मिले, अजीत डोभाल से मिले, पर लेकिन जो कई सारी बातें बोली गई उनमें से एक भी एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं किया गया। तो आना ना आना ऐसा ही रहा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया ये बोलता है कि हम लोग LAC पर जब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी तब तक व्यापार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके चलते यहाँ पर सारा मुद्दा भी देखने को मिल रहा है। ये पहले गए यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में, फिर पाकिस्तान के अंदर में OIC की मीटिंग अटेंड करते हुए, फिर इंडिया के अंदर में सोचा कि चल पड़े यहाँ पर, तो घूमते फिरते आगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में बन गई काफी ज्यादा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके चलते अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकती हैं, ये बेसिकली देखिए ऐसी चीजें ना, आप लोगों को अगर कोई माइंड में कंफ्यूजन हो तो आप लोग उनको दूर कर लेना चाहिए। कभी भी माइंड में कंफ्यूजन बना के आप लोगों को इन चीजों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एक एक बात क्लियर रहेगी तो अच्छा रहेगा, ओके। आगे बात करें यहाँ पर ऑनलाइन वोटिंग में जो NRI है उनको यहाँ पर देना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली तो उसको कंसीडर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि कंसीडर किया जा रहा है कि आगे भी न्यूज में आएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये ऐसी चीजें होती है जो रेगुलर न्यूज में आती रहती है, आगे फिर से न्यूज में आएगा, फिर से यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेंगे, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। GSLV लास्ट ईयर जो है फेल हुआ था, तो बोला गया वोल्व का जो लीक हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर फेल हुआ था, ठीक है। तो ग्लिच यहाँ पर देखने को मिला, लो प्रेशर इन जो लिक्विड हाइड्रोजन टैंक था उसके अंदर में, ये दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आई। तो उसका एक एनालिसिस किया जा रहा है, तो एक हल्का सा एनालिसिस आप लोगों को भी करना चाहिए कब को कोई गलती होती है तो उसके बारे में। यूएसए ने साफ साफ बोल दिया रसिया अगर गैस कोई ऐसे यूज करेगा, केमिकल वेपन यूज करेगा, तो हम बेसिकली इन हैं इस लड़ाई में, तो फिर देख लेना क्या हाल होने वाला है। तो ये बातें बोली गई है, ठीक है। श्रीलंका के बारे में बोली जा रही है, श्रीलंका नॉर्थ ईस्ट के लिए फंड्स स्पेशल इंप्लीमेंट करने वाला है। नॉर्थ ईस्ट मतलब श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये उस एरिया के बारे में बात करें जहां पर नॉर्मली आप लोग बात करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये फंड बनाने वाले हैं। वैसे इनकी खुद की खस्ता हालत है, क्या फंड देंगे वो देखो अभी। तो चलिए अच्छी बात है अगर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी अर्लियर अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये बातें बोली गई है। बाकी गुजरात के बोला गया, गुजरात यहाँ पर टॉप एक्सपोर्ट में फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 तैयार किया गया, तो गुजरात टॉप पर है यहाँ पर प्रमोशन करने में, सपोर्ट करने में, ये बातें बोली गई है। आज का क्विज है बेसिकली आज का ये है सुडोकू, जो कि आप लोगों को देखना है। और कल के शानदार आंसर जो दिए गए, SLV जो चैंपियन है यहाँ पर ये है बेसिकली अश्विनी यादव। बहुत ही सारे क्वेश्चन मैंने पूछे थे, कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिया बेसिकली इनका कमेंट, तो वहां पर आप लोग जाकर देख लेना। इतने सारे क्वेश्चन के आंसर इतने डिटेल में इनके द्वारा दिए गए, यहाँ पर तो मैं सारे डाल भी नहीं पाया, तो वहां पर आप लोग देख लेना, मैंने कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिए। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना। PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और यहीं पर ही सारे लिंक भी आप लोगों को मिल जाते हैं। और आज का जो ऐसे है वो भी मैं यहीं पर ही पोस्ट करूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।